हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो में हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री मॉड्यूल को आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का। जब हम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो इस पूरे पीरियड के दौरान जब से ब्रिटिश ने इंडिया पे अपनी पैरामाउंटेसी एस्टैब्लिश की राइट फ्रॉम 1757 टिल 1947, बीच में एक फेज ऐसा आया जो बिल्कुल इसका मिडल फेज कहा जा सकता है। यानी कि अगर हम 1757 से 1947 को करीब 190 साल या 200 साल का पीरियड मान लें, तो मिड 1800s वो टाइम था जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट सबसे ज्यादा एक्टिव थी। अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी क्या, ये क्यों आई, कौन कौन सी थी, ये क्या करने के लिए आई थी और इनका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हुआ, ये सब कुछ हम एक बार देखते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सोशियो मतलब ये सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए थी। अब सोसाइटी को रिफॉर्म क्यों करने के लिए थी? क्योंकि सोसाइटी में कुछ होगा रिफॉर्म करने के लिए। देयर वर सो मेनी इविल्स इन इंडियन सोसाइटी, जो अगर हम आज सोचें कि आज से 200-250 साल पहले इंडियन सोसाइटी में ये चीजें भी एक्सेप्टेबल थी और अनफॉर्चुनेटली कई चीजें तो आज भी एक्सेप्टेबल हैं, देन वी विल बी लाइक रियली सरप्राइज टू नोट दैट। जैसे सोसाइटी में सबसे मेजर प्रॉब्लम कास्ट से रिलेटेड। बहुत कास्टेस थे इंडियन सोसाइटी उस वक्त। तो कास्ट को कैसे इनसिग्निफिकेंट बनाया जाए, कास्ट के रोल को कम कैसे किया जाए और कास्ट बेस्ड डिविजन्स को कैसे दूर किया जाए, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का एक पर्पस था। दूसरा था जेंडर से रिलेटेड, फीमेल एम्पावरमेंट कैसे करनी है, विमेन को एजुकेशन देनी है, जो विडोज हैं उनको रीमैरिज करने के लिए अलाउ करना है, जो चाइल्ड मैरिज होती है उसको कैसे रोकना है, किसी भी तरीके से विमेन को कैसे एम्पावर करना है। दैट वाज द पर्पस ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। एंड देन द सेकंड वर्ड ऑफ कोर्स इज रिलीजन। रिलीजन को कैसे रिफॉर्म करना है। अब यहाँ रिलीजन को रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि हम रिलीजन की बुराई करने लग जाएं, बिकॉज उससे तो फिर आम जो लोग हैं, मासेस हैं, वो रिफॉर्मर्स के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती। तो यहाँ रिफॉर्मर्स ने क्या तरीका अपनाया, दे ट्राइड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ द रिलीजन्स इन एवरी रिलीजन। चाहे वो पारसीज थे, हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स, इन सभी ने अपने अपने रिलीजन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको हाईलाइट करना शुरू किया। जैसे कि लेट अस से हिंदुइज्म में इस चीज को हाईलाइट किया गया, जो हिंदू सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे उन्होंने हाईलाइट किया कि देखो एंशियंट इंडिया में आज से हजारों साल पहले भी विमेन की सिचुएशन कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी। विमेन रानियों की तरह एक्ट करती थी। विमेन जो थी उनके पास कितनी एजेंसी थी, कितनी डिसीजन मेकिंग पावर थी। और विमेन को हमने देवी का रूप माना है, विमेन को हम पूजते हैं। सो वी शुड रिस्पेक्ट देम इन रियलिटी एज वेल। तो कई एस्पेक्ट्स में आपको ये लगने लग जाता है कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स वर लाइक अनदर फेज ऑफ भक्ति और सूफी मूवमेंट इन इंडिया। क्योंकि जो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स थी, जो कि रफली 7th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक चली, उनमें भी बहुत सारी जो उससे पहले इविल्स आ गए थे इंडियन सोसाइटी में, उनको दूर करने का काम उन्होंने किया था। जैसे तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, देन यू हैव बाबा फरीद, इस तरह के बहुत सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे। इन अ वे इवन गुरु नानक देव जी वाज आल्सो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर। तो इन सब ने भी तो यही बातें की थी, जेंडर इक्वालिटी की, कास्ट का रोल कम करने की, रिलीजन्स में ऐसे रस्म रिवाज करने की जो साइंटिफिक हो, जिनका कोई किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना कर रहे हो। सो ऑल दोज थिंग्स वर इन अ वे रिपीटेड ड्यूरिंग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। लेकिन इस वक्त उनको करने का लॉजिक ये था कि इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने ये बात रियलाइज कर ली, दे वर बेसिकली रियली अहेड ऑफ देयर टाइम्स। अगर आज से 200 साल पहले कोई कह रहा है या 250 साल पहले कोई ये बात कह रहा है कि कास्ट को हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, तो आज भी हम वही बात कर रहे हैं। यानी कि दोज पीपल वर सो अहेड ऑफ देयर टाइम्स। जब 90% सोसाइटी कास्टिज्म में मानती थी और कुछ 2-4% लोग थे जो कास्टिज्म के खिलाफ खड़े थे, वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर आज की मॉडर्न सोसाइटी में हम देखें तो ये प्रोपोर्शन काफी कम हो चुका है, थैंकफुली। थैंक्स टू एजुकेशन, थैंक्स टू साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ग्लोबलाइजेशन। हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि कास्ट को कई जगह पे कुछ भी नहीं माना जाता है। सो जो अर्बन एजुकेटेड यूथ हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी। तो ये अब पॉसिबल हो रहा है।
अब हम कह सकते हैं कि एक काफी सिग्निफिकेंटली हायर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल दे डू नॉट बिलीव इन कास्ट एज अ आइडेंटिटी। लेकिन आज से 200 साल पहले तो इंडियन सोसाइटी वाज लार्जली अ कास्टिस्ट सोसाइटी। तो ऐसे में ये बातें कर पाना वाज रियली फ्यूचरिस्टिक, वाज रियली द टास्क ऑफ द पीपल विद वेरी गुड फोरसाइट। तो उनका मेन मुद्दा क्या था? उनका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ऑफ कोर्स सोसाइटी को रिफॉर्म करना था, लेकिन उसके पीछे की मोटिवेशन ये थी कि ऐसा करने से सब लोग यूनाइट हो जाएंगे और हम ब्रिटिश के खिलाफ एक जंग छेड़ पाएंगे। अदरवाइज ब्रिटिश हमारे डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करने में लगे रहते थे, यू नो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। कभी उन्होंने रिलीजन बेस पे हमें डिवाइड किया, कभी कास्ट बेसिस पे डिवाइड किया, कभी जेंडर बेसिस पे डिवाइड किया। लेकिन अगर यहाँ के लोग खुद ही रिफॉर्म हो जाएं तो ब्रिटिश उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। दैट वाज द आइडिया बिहाइंड दीज मूवमेंट्स, जो कि एक एडिशनल फैक्ट है अदर देन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति और सूफी मूवमेंट जब शुरू हुए थे 7th 8th सेंचुरी के आसपास, उस वक्त इंडियन सोसाइटी में कास्टिज्म बहुत ज्यादा हो चुका था। तो उनके काउंटर में वो मूवमेंट शुरू हुई थी और वो बहुत लंबी चली। लेकिन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की हिस्ट्री अभी मुश्किल से 100 साल की ही है। और इस पीरियड में भी इसके राइज होने के पीछे मेजर मोटिवेशन यही थी कि ये सब लोग ब्रिटिश के खिलाफ यूनाइट होना चाहते थे। तो अब हम एक बार देखेंगे कि इन मूवमेंट्स में कौन कौन से मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनमें क्या क्या एजेंडा थे, उनसे जुड़े हुए रिफॉर्मर्स कौन कौन हैं, जिनमें से कुछ के नाम हम ऑफ कोर्स जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, वी हैव स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, देन वी हैव राजा राम मोहन रॉय। तो इस तरह के कई सारे रिफॉर्मर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत फ्यूचरिस्टिक बातें की थी और आज भी वो बातें रेलेवेंट है। एंड थैंक्स टू देयर अनटायरिंग एफर्ट्स, the first college for women in India started, the first school for women in India started, sati was abolished, child marriage was abolished। ये सारे जो लॉज ब्रिटिश ने पास किए सती को अबॉलिश करने के लिए, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, विडोज री मैरिज को अलाउ किया गया, स्कूल कॉलेज खोले गए लड़कियों के लिए, all these were thanks to the awareness generated by these reforms। So let's take a look at them। तो ब्रिटिश रूल की वजह से इंडियन सोसाइटी में हर तरह के चैलेंजेस थे। इकोनॉमिक चैलेंजेस कैसे थे, ये हमने देखा कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज उनकी कितनी ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव थी। बट सोशल भी बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस थी उसकी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल तीनों स्फीयर्स पे उनकी बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस थी। मॉडर्न आइडियाज लाइक डेमोक्रेसी, इक्वालिटी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द कंट्री। बहुत आयरॉनिक बात है ये कि इंडियन सोसाइटी में ब्रिटिश जो प्रीच करते थे उसका बिल्कुल उल्टा वो ब्रिटिश सोसाइटी में करते थे। यानी कि ब्रिटिश सोसाइटी में उस वक्त इंटेलेक्चुअलिज्म, रेनेसां, कल्चरल रेवोल्यूशन, वो सारी बातें हो रही थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1789 में, उसके आइडियाज पूरे यूरोप में प्रोपेगेट हुए। देन वी हैड अमेरिकन रेवोल्यूशन, देन वी हैड द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी। लेकिन जब वही चीजें कॉलोनीज में करने की बात आती थी, देन दे वर लाइक, this is, I think, in world history, the biggest example of hypocrisy, that all the colonizers who majorly belonged to Europe, they did not practice what they preached। यूरोप में वो सारी वैल्यूज, वो सब लॉजिक, सब कुछ अप्लाई होता था। बट द मोमेंट दे थॉट अबाउट कॉन्करिंग द अदर कंट्रीज, जैसा कि 1900 तक होता रहा, लेट 1800 तक होता रहा, कि उन्होंने जैसे अफ्रीका को उन्होंने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था लेट 1800 में। तो तब तक भी उनकी यही थिंकिंग थी कि हम पुराने जमाने की तरह, हम एक एम्पायर हैं और अपना एम्पायर हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जहां जाके हम रूल कर रहे हैं तो वहां के लोगों की अपनी कोई विल नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है एंड वी आर रूलिंग देम बाय फोर्स। और वहां पे जाके ये खुद को ये कह के खुश हो जाते थे कि इट इज लाइक वी आर सिविलाइजिंग द वर्ल्ड, वी आर सिविलाइजिंग द अनसिविलाइज्ड पीपल। वो एशियन कंट्रीज को, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को, अफ्रीका को अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड मानते थे। तो वो सोचते थे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने ये सारे आइडियाज इन कंट्रीज में प्रोपेगेट करने। लेकिन वो एक्चुअली में ऐसा करते कुछ नहीं थे। अदरवाइज तो उन्हें इन कंट्रीज को इंडिपेंडेंट करके इनमें डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर देनी चाहिए थी, सभी कंट्रीज को कॉन्स्टिट्यूशंस दे देने चाहिए थी, सभी को पावर हैंड ओवर कर देनी चाहिए थी। बट दैट वाज नेवर द मेजर पर्पस। मेजर पर्पस वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ। एनीवे, तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स,
अब इसमें एक थीम है जिसे कहते हैं रिफॉर्मिज्म वर्सेस रिवाइवलिज्म। अब इसका क्या मतलब हुआ? रिफॉर्मिज्म का मतलब हुआ कि जो चीजें हैं उन्हें रिफॉर्म किया जाए, उनमें चेंजेस किए जाएं। और रिवाइवलिज्म का मतलब होता है कि आज जैसी सोसाइटी है, इससे पहले ये इससे अच्छी हुआ करती थी, विच यूजुअली गोज अगेंस्ट लॉजिक। अदरवाइज हम सोचते हैं कि लॉजिक के अकॉर्डिंग तो आगे आगे जैसे टाइम बढ़ता है हम तरक्की ही करते हैं हर स्फीयर में। इकोनॉमिकली स्पीकिंग दैट इज करेक्ट, बट समटाइम्स अ सोसाइटी में डीजेनरेट। जैसे हम अगर देखें तो इंडियन सोसाइटी भी तो डीजेनरेट की। इंडियन सोसाइटी एंशियंट टाइम्स में जैसी हुआ करती थी, जैसे वेदों के टाइम पे हुआ करती थी, ऑफ कोर्स देयर वर सम प्रॉब्लम्स एज वेल, लेकिन लार्जली उस वक्त हम नेचर को वर्शिप करते थे, विमेन की सिचुएशन अच्छी थी। जैसे अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड को देखें, लेटर वैदिक पीरियड में आके चीजें खराब हुई, बट अर्ली वैदिक पीरियड में वी वर अ रियली रियली गुड सोसाइटी। देन कुछ डायनेस्टीज ऐसी हुई जिनके रूल के दौरान इंडिया बहुत अच्छा बन गया था, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम हो, चाहे वो गुप्ताज का पीरियड हो, नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ऐसा हुआ कि हमने कुछ रिफॉर्मर्स ने ऐसा सोचा कि वी नीड टू रिवाइव द सोसाइटी रादर देन रिफॉर्मिंग इट। रिवाइव का मतलब कि जैसा पहले था उसको दोबारा करने की कोशिश करें। यानी कि हम लोगों को यकीन दिलाएं कि भाई ये जिस जमीन पे तुम रह रहे हो, यहीं पे कभी यू कैन से इसी जमीन को कभी लैंड ऑफ गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, या सोने की चिड़िया इसे कहा जाता था। तो हमें वापस इसे वही बनाना है, विच गिव्स द पीपल अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि उनको लगता है कि हाँ ठीक है, पहले भी ऐसा था तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हमारी तो सिचुएशन इतनी खराब है, हमें पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा, दैट लुक्स अ बिट डिफिकल्ट। बट इफ यू से कि पहले भी अच्छा था, अब दोबारा से अच्छा करना है, दैट गिव्स पीपल कॉन्फिडेंस एंड दे बिलीव दैट दे कैन एक्चुअली डू इट। तो इस तरह से कुछ मूवमेंट्स ऐसी थी जिन्होंने रिफॉर्मिज्म पे फोकस किया, कुछ ने अपने पास्ट की ग्लोरी को हाईलाइट किया। जैसे कि आर्य समाज मूवमेंट में उन्होंने एक स्लोगन दिया, बैक टू द वेदास, कि वेदों के वक्त में जिस तरह का भारत था हमें वैसा ही भारत दोबारा बनाना है। सिमिलरली बहुत सारे और रिलीजन्स थे जिन्होंने ऐसा ही किया। कोई भी अप्रोच इसमें सही या गलत नहीं है, दोनों अप्रोचेस अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म समाज की। दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इन इंडिया। 1828 में शुरू हुई थी ये, एंड दिस वॉज लेड बाय ऑफ कोर्स राजा राम मोहन रॉय। इन्हें रेनेसा मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द रीजन, रेनेसा का मतलब वही रेनेसा जो यूरोप में आई थी। रेनेसा हियर मीन्स इंटेलेक्चुअल रीबर्थ। इसका मतलब आपका जैसे पुनर्जन्म हुआ हो, लेकिन इंटेलेक्चुअली, एक्चुअली में लिटरली मर के जिंदा नहीं हुए हुआ। इसका मतलब है कि जो हम आज तक मानते आ रहे थे, हमारी पीढ़ियां, हमारी हजारों सैकड़ों सालों से जो चला आ रहा था, उसको रिफॉर्म करना, दैट इज इंटेलेक्चुअल रीबर्थ। इसे हम कहते हैं रेनेसा, विच इज क्लोजर टू साइंटिफिक डिस्कवरीज, विच इज क्लोजर टू रीजन, विच इज क्लोजर टू नेचर, विच इज क्लोजर टू द साइंटिफिक, यू कैन से लॉजिक्स। उसे हम कहते हैं रेनेसा। तो इंडिया में इन्हें कहा जाता है रेनेसा मैन ऑफ इंडिया, बिकॉज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ही एक तरह से इन्होंने शुरू की थी। इनिशियली इनका पर्पस था हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना और मोनोथीज्म में लोगों का विश्वास जगाना। मोनो का मतलब होता है वन, और थीज्म का मतलब होता है गॉड। तो मोनो मीन्स वन, थीज्म मीन्स गॉड। तो मोनोथीज्म बिलीफ इन वन गॉड, कि एक ही भगवान है। ठीक है, आप हजारों भगवानों को मानते होंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सभी एक ही, यू कैन से, फॉर्मलेस गॉड के अलग अलग फॉर्म्स हैं। दैट इज व्हाट ही ट्राइड टू प्रीच। सारी के सारे ऐसे रस्म रिवाज, ऐसे अंधविश्वास जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड नहीं थे, उन सबको इन्होंने कंडेम किया। बहुत सारे लोग हेट करते थे राजा राम मोहन रॉय को। तो उनका ये कहना था कि एक ही भगवान है, इसलिए यूनिवर्सल रिलीजन है, सभी धर्मों के ऊपर एक ही फॉर्मलेस शक्ति है। आज हम इस चीज को बड़ा कॉमन सा मानते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो है ही है। जो बहुत राइट माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं, या जो बहुत प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल्स हैं, वो इस बात में मानते हैं कि हाँ ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख सब अलग अलग होंगे। लेकिन एक्चुअली तो अब जैसे हम लेटेस्ट से किसी भी रिलीजन की बात करें अदर देन हिंदुइज्म, अगर हम किसी रिलीजन की बात करें, चाहे वो गुरु नानक देव जी थे, चाहे वो प्रॉफेट मोहम्मद थे, चाहे वो जीसस क्राइस्ट थे,
ये सब ह्यूमनली फॉर्म में हुए हैं। और हिंदुइज्म में भी हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स मिलती हैं, चाहे वो लॉर्ड राम हो, लॉर्ड कृष्ण हो, हमें ये सभी एग्जाम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स मिलती हैं। यानी कि ये भी तो कभी पैदा हुए थे इंसान की फॉर्म में। तो अब अलग अलग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इनको इस तरह से देखा कि अगर ये सब भी इंसान की तरह पैदा हुए हैं तो मतलब इंसान में भी भगवान बनने की कैपेबिलिटी है। दैट मीन्स यू शुड सी द गॉड इन एवरी ह्यूमन बीइंग। और जिसको ये एक बात समझ आ गई, दैट कैन एलिमिनेट 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड इविल्स इन द सोसाइटी। और कुछ लोगों ने इसको ऐसे प्रीच किया कि अगर ये सभी ह्यूमन फॉर्म में पैदा हुए थे तो इसका मतलब इनको भी किसी ने पैदा किया, एंड दैट इज द वन फॉर्मलेस गॉड। तो सभी धर्मों के पीछे एक ही सुपर नेचुरल पावर है। ये राजा राम मोहन रॉय ने प्रीच किया कि यूनिवर्सल रिलीजन होना चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। जैसे इसमें मुझे एक बहुत अमेजिंग कोट याद आ रहा है स्वामी विवेकानंद का, टू डू गुड एंड टू बी गुड इज द होल ऑफ ऑल द रिलीजन्स। कोई एक भी धर्म दुनिया का ऐसा नहीं है जो इस एक बात में ना मानता हो। दिस इज द वन कॉमन डिनोमिनेटर इन ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, टू डू गुड एंड टू बी गुड। तो उनका ये कोट यूनिवर्सलिज्म ऑफ गॉड को शो करता है। यही बात राजा राम मोहन रॉय ने भी कही थी। अब ये ब्रह्मो समाज में ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण से बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इट इज द अदर वे अराउंड, ये तो कास्टिज्म के अगेंस्ट थे। ये ब्रह्म ब्रह्मों से बना हुआ है विच इज गॉड। ब्रह्म ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, तो ये उस वो वाला ब्रह्म है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ब्रह्म नहीं है। ओके, सो रियलाइजेशन ऑफ गॉड इन एवरी ह्यूमन बीइंग, या इसको हम कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉडहुड, कि हर इंसान में भगवान को देखना। सो दीज वर द आइडियाज प्रीच्ड बाय राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने कौन कौन सी चीजों के खिलाफ कैंपेन किया? सती, जिसमें कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड की अगर डेथ हो जाए तो उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। सच एन इनह्यूमेन प्रैक्टिस एग्जिस्टेड इन इंडिया। देन पोलीगैमी, वन पर्सन हैविंग मल्टीपल स्पाउसेस। तो पोलीगैमी में यूजुअली एक हस्बैंड की मल्टीपल वाइफ्स हुआ करती थी। आज भी कहीं कहीं ये रिवाज है लेकिन ये बहुत रेयर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक कम्युनिटी है जिसे हम कहते हैं हट्टी कम्युनिटी। तो हट्टी कम्युनिटी में आज भी देर आर मल्टीपल हस्बैंड्स एंड देर इज सिंगल वाइफ, और द अदर वे अराउंड इन सम अदर कम्युनिटीज एज वेल। तो पोलीगेमी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक वाइफ के मल्टीपल हस्बैंड्स हो या एक हस्बैंड की मल्टीपल वाइफ्स हो। तो इसको भी इन्होंने डिप्लोर किया क्योंकि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाता है। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे ये, फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ थे। आज भी आप देखिए चाइल्ड मैरिज एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, फीमेल इन्फेंटिसाइड आज भी होता है। तो 200 साल पहले वो ये बातें बोल गए थे। इन्होंने ये बुक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स। बुक का एक्चुअल नाम था तोहफत उल मुवाहिदीन। तोहफत उल मुवाहिदीन मतलब गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। 1804 में उन्होंने ये बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि मोनोथीज्म सबसे बेस्ट चीज है। फिर इन्होंने सती को बैन करने के लिए स्ट्रगल लड़ी 1818 में, और इसके कुछ साल बाद ही 1828 1829 के आसपास ब्रिटिश ने एक लॉ पास किया जिसकी पूरी कैंपेनिंग राजा राम मोहन रॉय ने की थी कि सती को बैन कर दिया जाए। देन डेविड हेयर्स एफर्ट्स, इनको जो राजा का टाइटल दिया गया था वो मुगल एम्परर अकबर टू ने दिया था। अकबर द ग्रेट ने नहीं, अकबर टू ने इनको राजा का टाइटल दिया था। सो ही इज नोन एज द, यू कैन से, प्रोपाउंडर ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। इन्होंने मिरातुल अखबार भी पब्लिश करना शुरू किया था 1822 में। एंड इससे पहले संवाद कौमुदी, संवाद मतलब कॉन्वर्सेशन, तो संवाद कौमुदी भी इन्होंने ही लिखी थी। अब ब्रह्म समाज के बाद 1828 में ये बना था। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज द, ऑफ कोर्स, द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहले एक अलग से एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था तत्व बोधिनी सभा। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी बाद में इनको ज्वाइन कर लिया। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर को कुछ रेडिकल आइडियाज पसंद नहीं आए। तो केशव चंद्र सेन थे जो इसके बाद इससे जुड़े हुए थे।
तो देवेंद्रनाथ टैगोर को केशव चंद्र सेन के कुछ आइडियाज पसंद नहीं आए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम। क्योंकि कुछ रिफॉर्मर्स का ये मानना था, ऑफ कोर्स दे वर ऑल नॉट यूनाइटेड, नहीं तो वो मिलके कोई एक फ्रंट बना लेते। कुछ लोगों का ये मानना था कि कास्ट सिस्टम अगर एक लिमिटेड वे में हो तो वो अच्छा है सोसाइटी के लिए। क्योंकि शुरू शुरू में जब कास्ट सिस्टम आया था, अगर हम अर्ली वैदिक टाइम्स में देखें, तो उसका पर्पस था फंक्शनल क्लासिफिकेशन, कि लेट अस से चार वर्णास होंगे। तो जो ब्राह्मण है वो सारे जो रिलीजन से रिलेटेड काम करेंगे। जो क्षत्रियाज हैं वो आर्मी का हिस्सा होंगे, लड़ेंगे और सिक्योरिटी देंगे। थर्ड होंगे वैश्य, जो कि मर्चेंट्स ट्रेडर्स, जो कि इकोनॉमी को चला के रखेंगे। एंड फोर्थ होंगे शूद्रस, जो कि साफ सफाई का काम करेंगे। तो अगर ये चारों तरह के लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं तो सोसाइटी में एक बैलेंस सा बना रहेगा। लेकिन लेटर वैदिक एज में इसमें डिस्टॉर्शन ये आई कि ये अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन ना होके हेरिडिटरी बन गई। तो ब्राह्मण को लगा कि मैं अपने बेटे को ही ब्राह्मण बना दूं, क्षत्रिय को लगा कि मैं अपने बेटे को क्षत्रिय बना दूं। लेकिन वैश्य और शूद्र जो थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शूद्र थे, पहले सिस्टम ये होता था कि अगर शूद्र में कोई बेटा या बेटी पैदा हो जाए और अगर वो धर्म का ज्ञान ले ले तो फिर वो ब्राह्मण कहलाएंगे। So the caste was not determined by birth but by function, by the occupation that a person held. लेकिन आगे चलते चलते ब्राह्मण्स और क्षत्रियस ने, स्पेशली ब्राह्मण्स ने, इसको हेरिडिटरी बना दिया, ताकि वो सारी प्रिविलेजेस जो उनको मिल रही थी वो उनके बच्चों में ही आगे पास ऑन हो जाए। तो धीरे धीरे लेटर वैदिक एज में ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन हेरिडिटरी में तब्दील हो गई। तो कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स ये कहते थे कि फिर से इसे फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे ले जाया जाए, कि कास्ट सभी भी रहे लेकिन वो हेरिडिटरी ना हो, आगे से आगे ना चले। तो इनमें थोड़े से डिस्टर्बेंसेस हो गए और कास्ट इंटर कास्ट मैरिजेस के खिलाफ थे केशव चंद्र सेन एंड ऑल दैट। तो इसलिए इनके आपस में नहीं बनी। तो ब्रह्म समाज जो था ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज, जो कि बाद में बना साधारण ब्रह्म समाज। अब इसमें क्या था, केशव चंद्र सेन, जो कि खुद ये चीजें बोलते थे कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अगर कोई प्रीचर ही खुद उस रूल को मानने से मना कर दे तो लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा ही कुछ किया केशव चंद्र सेन ने। उन्होंने अपनी 13 साल की माइनर बेटी की शादी कूच बिहार के महाराजा से कर दी, जो कि माइनर थे। तो उनको एक अच्छा रिश्ता मिला होगा कि ठीक है ये तो राजा है, तो राजा के बेटे से उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। वो बेटा भी माइनर था और वो लड़की भी माइनर थी, दोनों 13-14 साल के थे। तो अब वो तो कहते थे कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपनी ही बेटी की चाइल्ड मैरिज कर दी उन्होंने। और सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स उन्होंने फॉलो किए। सो उसकी वजह से ब्रह्म समाज का जो दूसरा हिस्सा था वो स्प्लिट हो गया। और उसमें से बिपिन चंद्र पाल, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन सब ने अलग से मिलके साधारण ब्रह्म समाज बना लिया, अलग कर लिया। बिकॉज केशव चंद्र सेन हिमसेल्फ डिड नॉट फॉलो द आइडियल सेट बाय हिम। तो इस तरह से ब्रह्म समाज जो है वो आगे चला। देन एक और मूवमेंट है यंग बंगाल मूवमेंट, जिसके प्रोपाउंडर थे हेनरी विवियन डिरोजियो, HV डिरोजियो। बड़ी हैरानी की बात कि कैसे एक अंग्रेज इंडियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में इंटरेस्टेड हो सकता है। दो तरह की सोच वाले लोग थे उस वक्त। कुछ थे ओरिएंटलिस्ट्स और कुछ थे एंग्लिसिस्ट्स। जो एंग्लिसिस्ट्स थे ये मानते थे कि इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए, इंग्लिश सोसाइटी में जो वैल्यूज हैं वही यहाँ के लोगों को सिखाई जानी चाहिए। और यहाँ के अनसिविलाइज्ड लोगों को जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, उनको साइंस पढ़ाएंगे, तभी उन लोगों को जो है उनमें असली सिविलाइजेशन आ पाएगी। लेकिन ओरिएंटलिस्ट जो थे, ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्ट। जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे या ओरिएंटलिस्ट थिंकिंग वाले ब्रिटिश लोग थे, उनका मानना था कि हमें अपनी सिविलाइजेशन किसी दूसरी कंट्री पे नहीं थोपनी चाहिए। हमें इंडियन सोसाइटी में जो चला आ रहा है उसी को थोड़ा रिफाइन कर देना चाहिए और उसी को कोडिफाई कर देना चाहिए। जैसे कि अगर हिंदूज में कुछ रस्म रिवाज चले आ रहे हैं तो हिंदूज के ग्रंथों को पढ़ो, उन रस्म रिवाजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, उसी को कोडिफाई कर दो। सिमिलरली मुस्लिम्स में ऐसा ही करो। So this was Orientalism, which was much, much better than Anglicism.
तो अब जो ये यंग बंगाल मूवमेंट वाले हेनरी विवियन डिरोजियो थे, ये ओरिएंटलिस्ट थे। ही वॉज अ ओरिएंटलिस्ट। तो ये हिंदू कॉलेज कैलकाटा में एक टीचर थे, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज से बहुत इंस्पायर्ड थे। दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये रैशनल थिंकिंग में मानते थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब में मानते थे, और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते थे कि तुम भी ऐसे ही सोचो। अब ये तो फिर एंटी ब्रिटिश बात हो गई। तो इस वजह से उन्हें अपने कॉलेज से निकाल दिया गया कि भाई तुम हमारे सोच के लिए अच्छे नहीं हो, मतलब ब्रिटिश ने उन्हें निकाल दिया कि भाई तुम हमारी सोच के लिए अच्छे नहीं हो, तुम तो यहाँ के लोगों को हमारे खिलाफ भड़का दोगे। इतनी ज्यादा फ्रीडम, लिबर्टी, ये कुछ नहीं सिखाना इन लोगों को। अगर तुम्हें ऐसा पढ़ना है तो भाई तुम जाके ब्रिटेन में पढ़ाओ, यहाँ मत पढ़ाओ इंडिया में। तो उनके प्रोवोकेटिव आइडियाज की वजह से उनको निकाल दिया गया। कुछ साल बाद उनकी डेथ हो गई थी कॉलरा वगैरह से। लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी सिग्निफिकेंट है। उन्होंने चलाई थी यंग बंगाल मूवमेंट, और इसमें वो इरैशनल ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करते थे, विमेन राइट्स को प्रमोट करते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस, रियॉट्स, इन सबको वो सपोर्ट करते थे। जैसे उन्होंने ये बात कही थी कि प्रेस के पास फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ मॉन्टेस्क्यू, रूसो, यू नो, ऑल दोज पीपल हु एडवोकेटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ऑफ कोर्स इनके आइडियाज ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आए, तो उन्होंने इन्हें निकाल दिया। कुछ साल बाद इनकी डेथ हो गई थी, बट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेन्स इमेंस। फिर आता है आर्य समाज। आज भी आर्य समाज एक काफी मानी हुई ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। हजारों स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस इनके अलग अलग शहरों में चल रहे हैं। इसे 1875 में बॉम्बे में शुरू किया गया था बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ये एक तरह से हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। इट वॉज नॉट रिफॉर्मिस्ट, इट वॉज रिवाइवलिस्ट। ये सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि हिंदू धर्म में चेंजेस आने चाहिए, ये कह रहे थे कि हिंदू धर्म को अपने ग्लोरिफाइड पास्ट की तरफ देखना चाहिए। सो ही वांटेड टू रिवाइव हिंदुइज्म फ्रॉम विद इन, जो कि वेस्टर्न आइडियाज और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एक रिएक्शन था। क्योंकि हमें पता है कि जब से पोर्टुगीज इंडिया में आए थे, दे वांटेड टू स्प्रेड देयर रिलीजन आल्सो, इसलिए मिशनरीज इंडिया में आने शुरू हो गए थे। तो इन्होंने मॉडर्निज्म की तरफ इस तरह से पैर नहीं रखा कि बस जो भी कुछ हमें बताया जा रहा है ब्रिटिश या पोर्टुगीज की तरफ से वो हम मान लें। इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें रिवाइव करना है तो अपने ही पास्ट की तरफ देखो, वी डू नॉट नीड टू लुक आउटसाइड, वी नीड टू लुक विद इन। एंड ही गेव द स्लोगन बैक टू द वेदास, बैक टू द वेदास। यानी कि वेदों को दोबारा पढ़ो, उपनिषदों को दोबारा पढ़ो, वहीं पे तुम्हारी सारी समस्याओं का हल है। दैट इज व्हाट एसेंशियली स्वामी जी सेड। अब इन्होंने किन किन चीजों का विरोध किया? आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेदों में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये कहते थे नेचर को वर्शिप करो, एक दूसरे का सम्मान करो, राइट। पॉलीथीज्म, पॉलीथीज्म अगेन क्या, बहुत अलग अलग भगवानों में मानते हो तुम हिंदू ही, लेकिन तुम 50 अलग अलग भगवान में मान रहे हो, और वो भी ठीक है, इवन इफ यू आर डूइंग दैट। लेकिन ये मान लेना कि मेरा भगवान ही असली भगवान है और दूसरा भगवान कुछ भी नहीं है, इवन इफ ही और शी इज द पार्ट ऑफ हिंदुइज्म इटसेल्फ, इस चीज को ये क्रिटिसाइज करते थे। बिलीफ इन मैजिक, चार्म्स, एनिमल सेक्रीफाइसेस, फीडिंग द डेड थ्रू श्राद्ध, इन सब चीजों का इन्होंने विरोध किया जिसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ना हो। कास्ट सिस्टम का इन्होंने विरोध किया बहुत ज्यादा, राइट। पोजीशन ऑफ ब्राह्मण, रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ द प्रीस्ट टू एक्ट एज इंटरमीडियरी। ये बड़ी प्रोग्रेसिव बात थी। आज भी इस बात को कई लोग मानते हैं। इट इज लाइक सेइंग कि if I believe in religion, then there is a direct link between me and my God. I do not need an intermediary, right? Then लेकिन फिर आपको इसका काउंटर करने वाले लोग मिल जाएंगे कि ऐसे तो मेरे को हवा चाहिए और हवा हर तरफ मौजूद है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए मुझे पंखे की जरूरत पड़ती है। सो प्रीस्ट प्लेज द रोल ऑफ अ फैन एंड मेक्स अस फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो वो ठीक है वो बातें, लेकिन ये प्रीस्टहुड ऐसा ना बन जाए कि प्रीस्ट खुद को भगवान ही मानने लग जाए या लोग प्रीस्ट को ही भगवान मानने लग जाए। दैट इज व्हाट ही वाज अगेंस्ट। आर्य समाज ने विमेन राइट्स के बारे में भी उसको भी सपोर्ट किया। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाई। शुद्धि यानी प्योरिफिकेशन, कि हिंदू धर्म को प्योरीफाई कैसे किया जाए। द नॉन हिंदूज कुड बी कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म अंडर दिस,
कि आप शुद्ध हो जाओगे, यू कन्वर्ट टू हिंदुइज्म। दैट वाज द आइडिया। फिर एक और रिफॉर्म मूवमेंट, प्रार्थना समाज। इसे शुरू किया था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में, विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। अब ये भी कुछ पर्टिकुलर चीजों के खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम के ये भी खिलाफ थे, विमेन्स एजुकेशन को ये प्रमोट करना चाहते थे, विडो रीमैरिज को ये प्रमोट करना चाहते थे। कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के केस में ऐसा कहा गया। हमारे पास इसके कोई बहुत प्रॉपर सबूत या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में जिन लोगों ने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू की, कहीं ना कहीं उनके कुछ थोड़े बहुत पर्सनल एजेंडा भी इन्वॉल्व थे। फॉर एग्जाम्पल, देर इज वन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, में नाम नहीं लूंगा, जो जिसमें विडो रीमैरिज को बहुत ज्यादा इनकरेज किया गया। तो ऐसा माना जाता है, कुछ अकाउंट से हमें पता चलता है कि जिन्होंने वो मूवमेंट शुरू की थी, वो किसी विडो से शादी करना चाहते थे। बट still it is fine, because then it was, the purpose was much larger than that। वो मेन पर्पस नहीं था, लेकिन उसकी वजह से उनके कैंपेन को बूस्ट मिला। एक्चुअली तो ये जितने भी लोग थे जो इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे थे, उन सब लोगों को कोई ना कोई इमोशनल एलिमेंट तो रहा ही होगा। अगर लेटर से किसी ने कास्ट सिस्टम को अपोज किया, तो उसने अपने आंखों के आगे देखा होगा कि लोअर कास्ट लोगों के साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, या उन्होंने देखी होगी विमेन की हालत, इसीलिए वो उसको सुधारना चाहते थे। इसी तरह देयर वाज वन सच सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिसके जो मेन लीडर थे, वो किसी विडो से शादी करना चाहते थे, इसलिए वो विडो रीमैरिज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, विच इज स्टिल फाइन। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देन थियोसॉफिकल सोसाइटी, अगेन थियो मीन्स गॉड। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, इसे 1875 में यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू किया था मैडम एच पी ब्लेवत्स्की ने और कर्नल एच एस ऑलकॉट या एम एस ऑलकॉट, इन दोनों ने मिलकर शुरू की थी। ये भी इंडियन थॉट और कल्चर से इंस्पायर्ड। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ, और सभी रिलीजन्स का मार्क लग गया। ओम, देन यू हैव सतिया, यू हैव जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, सभी का, द नो रिलीजन इज हायर देन ट्रूथ। इंडिया में भी इस मूवमेंट ने पॉपुलैरिटी गेन की, एनी बेसेंट ने इसको बहुत प्रमोट किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। और ये लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड में मानते थे, यानी कि द होल वर्ल्ड शुड हैव वन रिलीजन। उसके बाद ज्योतिराव फुले, जिन्हें वेस्टर्न इंडिया में बहुत सम्मान के साथ जाना जाता है। इंटरेस्टिंगली इनका नाम फुले, फूल से आया है, फूल यानी कि फ्लावर, क्योंकि ये गार्डनर थे बाय कास्ट, इसलिए इनका नाम फुले, ज्योतिराव फुले। अब ज्योतिराव फुले और जो इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन विमेन एम्पावरमेंट में अनपैरेलल्ड है। जो इन्होंने कर दिया, वो कोई और उस फील्ड में नहीं कर पाया, दैट इज विमेन्स एजुकेशन। आज भी महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, आई थिंक। हाँ, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। तो क्योंकि सावित्रीबाई फुले वॉज द फर्स्ट वुमन टू स्टार्ट अ वुमेन ओनली स्कूल इन इंडिया। आज ही बहुत कॉमन बात हो चुकी होगी, लेकिन आज से 200 साल पहले, पौने 200 साल पहले ये करना वॉज अ बिग डील। तो ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज यानी कि अ सोसाइटी दैट एनकरेजेस ट्रूथ, जो सत्य की शोध करती है, रिसर्च करती है, ट्रूथ को मांगती है, सत्यशोधक समाज। और इनका मेजर पर्पस था विमेन का रिवाइवल और कास्टिज्म को दूर करना, लोअर कास्ट को रिवाइव करना। इनके मेजर जो बुक्स इन्होंने लिखी, एक का नाम था गुलामगिरी, एक का नाम था धर्म तृतीय रत्न, और he was the first Indian to start a school for the untouchables in 1854 and also opened a school for girls in the lower classes। So ये जो गर्ल्स वाला स्कूल था, ये सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया था, और ये जो अनटचेबल्स के लिए स्कूल था, ये पहला ज्योतिराव फुले ने लॉन्च किया। देन मुस्लिम्स की अगर हम बात करें, तो अलीगढ़ मूवमेंट का नाम बहुत ऊपर आता है। इसे सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था, और अलीगढ़ में इन्होंने कॉलेज की स्थापना की थी। हर धर्म के जो रिफॉर्मर्स थे, उनका मकसद ये नहीं था कि वो दूसरे धर्मों के खिलाफ थे, लेकिन वो अपने ही धर्म
को रिवाइव कर रहे थे। एंड वाई वर दे इन्वोकिंग रिलीजन एट एवरी प्लेस? वो सिंपली साइंटिफिक बातें क्यों नहीं कर सकते थे? जैसे हम आज की डेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ ऐसे ड्यूटीज हैं जिनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को कहते हैं कि भाई यू शुड बिलीव इन साइंटिफिक थिंकिंग, यू शुड नॉट डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, यू शुड टेक केयर ऑफ नेचर, यू शुड बिलीव इन द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ये सारे के सारे रिलीजन न्यूट्रल प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। लेकिन आज से 200 साल पहले की सोसाइटी में अगर आपको लोगों से कोई चीज मनवानी होती थी, चाहे वो बुरे फॉर्म में चाहे वो अच्छे फॉर्म में, तो उन्हें धर्म का वास्ता देना बहुत जरूरी होता था, अदरवाइज लोगों पे उस चीज का कोई असर नहीं होता था। तो इस वजह से सभी धर्मों के जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने धर्म के अंदर ही इसका रास्ता खोजा, क्योंकि जब कोई धर्म बना था तो वो इतना बुरा नहीं था। और धर्म कभी बुरा नहीं होता, उसे मानने वाले लोगों पे डिपेंड करता है। तो धीरे 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 उन्होंने धर्म को डिस्टॉर्ट होते देखा। लेकिन रिफॉर्मर्स ये जानते थे कि अगर हम धर्म के अंदर की अच्छी बातों को हाईलाइट करें तो लोग उन्हें सुनेंगे भी, क्योंकि वो धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं, लोग उन्हें मानेंगे भी, और इस बहाने धर्म की भी सफाई हो जाएगी। सो वन सच लीडर वॉज सईद अहमद खान। इनको पता था कि मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शंस आ चुकी हैं, मुस्लिम में बहुत ज्यादा इविल्स आ चुके हैं। इसलिए इन्होंने मुस्लिम धर्म को रिवाइव करने की सोची। और कॉलेज एस्टैब्लिश करने का पर्पस ये था कि भाई मुस्लिम्स भी किसी एजुकेशन में या किसी और स्किल में या यू कैन से नॉलेज में किसी और से पीछे ना रहे। सो अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि बाद में बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो 1875 में इन्होंने ये कॉलेज एस्टैब्लिश किया था। असबाब बगावत हिंद नाम की एक किताब इन्होंने लिखी थी। पर्पस वॉज एजुकेटिंग एंड रिफॉर्मिंग मुस्लिम्स, और इसे ओवरऑल अलीगढ़ मूवमेंट का नाम दे दिया गया। राइट, तो प्रोफेसर सैयद अहमद खान स्टार्टेड दिस मूवमेंट। इसी तरह की एक मूवमेंट थी देवबंद मूवमेंट, जो कि आज की डेट का उत्तर प्रदेश, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, वहां पे देवबंद नाम की एक जगह है जहां से ये शुरू हुआ। तो उस वक्त भी ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड प्रोविंसेस का हिस्सा हुआ करता था। इसे शुरू किया था 1866 में मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने। तो देवबंद मूवमेंट आज भी जो है वो चल रही है, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज में ये रही है पिछले कुछ 20-25 सालों में। कुछ देवबंद के जो मौलवी हैं उन्होंने ऐसे ऐसे फतवे इशू कर दिए जो कि नेचुरल लॉ के अगेंस्ट जाते हैं या इंडियन लॉ के अगेंस्ट जाते हैं। जैसे कि टीवी देखना हराम है, या फिर हम कहें कि कुछ एंटी विमेन इन्होंने फतवे जारी कर दिए, विच इज अ टोटली डिफरेंट मैटर। लेकिन देवबंद मूवमेंट जो है ये आज भी चल रही है। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो इन्होंने ये कहा कि इस्लाम जब बना था तो उसमें जो फिलॉसफी थी, यानी कि कुरान में जो लिखा हुआ है और हदीस में जो लिखा हुआ है, वो सबसे बढ़िया चीज थी। और ऐसी ही एक मूवमेंट वहाबी मूवमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई जो प्योर टीचिंग्स हैं हमारे कुरान की हदीस की, वो बहुत बढ़िया थी। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदास में सब कुछ बढ़िया लिखा हुआ है, इसी तरह इन्होंने कहा कि भाई तुम कुरान में जाओ, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। तो इन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च की थी। ऐसी ही एक मूवमेंट थी वहाबी, नेम्ड आफ्टर अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया। तो अब्दुल वहाब की टीचिंग्स पे, आइडियोलॉजी पे बेस्ड थी ये। इसे शुरू किया था सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। दो अलग अलग नाम, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। सर सैयद अहमद खान अलग है और सैयद अहमद अलग है। तो सर सैयद अहमद खान इज डिफरेंट, सैयद अहमद इज डिफरेंट। तो सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, जो कि अगेन आज के उत्तर प्रदेश में है, इस मूवमेंट के लीडर थे। और ये वहाब्स, अब्दुल वहाब की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। लेकिन अब इसमें कुछ थोड़ी सी नेगेटिव चीजें हुई, जैसे कि क्योंकि इसमें रिलीजन को थोड़ी ज्यादा वैल्यू दे दी गई, तो अगर किसी दूसरे रिलीजन के भी खिलाफ जाना पड़े तो भी ये जाना मंजूर था इनको। सो दे स्टार्टेड जिहाद अगेंस्ट द सिख किंगडम ऑफ पंजाब, रूल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह। तो सबसे ज्यादा वेल प्लान्ड चैलेंज जो ब्रिटिश को दिया गया था वो वहाबी मूवमेंट से मिला, अमंग्स द मुस्लिम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। देन सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स आती हैं।
जिसमें निरंकारी मूवमेंट का नाम सबसे पहला आता है। दिस इज नॉट द संत निरंकारी मिशन जो आज की डेट में चलता है, ये वो नहीं है, वो दोबारा से अलग से शुरू हुआ था। ये निरंकारी मूवमेंट है जो कि ब्रिटिश के खिलाफ शुरू हुई थी, सिख रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए। जो आज की डेट में संत निरंकारी मिशन है, वो 20th सेंचुरी में शुरू हुआ था, एंड द पर्पस वाज रिफॉर्म इन अ डिफरेंट वे, नॉट एंटी ब्रिटिश एज सच। तो जो आज निरंकारी मिशन चल रहा है, दैट इज नॉट निरंकारी मूवमेंट। तो मूवमेंट और मिशन में आप फर्क याद रखेंगे। निरंकारी मूवमेंट शुरू की थी बाबा दयाल दास जी ने 1840 में, और इनका कहना था कि गॉड जो है वो निरंकार है, फॉर्मलेस है। सो अगेन द बिलीफ दैट गॉड इज वन। इन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफत की, सिंप्लिसिटी को बढ़ाया, रिचुअल्स को प्योर किया, बर्थ डेथ वगैरह, ये सारी चीजें इन्होंने रेगुलेट की। सो इट वाज एसेंशियली अमंग्स द सिक्स। देन नामधारी मूवमेंट, इसे बाबा राम सिंह जी लीड कर रहे थे, और इनके डिसाइपल थे बाबा बालक सिंह जी। इसी मूवमेंट को कभी कभी कूका मूवमेंट भी कह दिया जाता है, या नामधारी सिंह कूका, या बाबा राम सिंह कूका। अब कूका का मतलब होता है कूका मारना, दैट मीन्स बहुत ऊंची ऊंची आवाजें लगाना। तो इन लोगों की ये एक सिग्नेचर अराइवल की ट्रिक होती थी कि ये बहुत ऊंची ऊंची आवाजें लगाते थे। तो इसीलिए इन्हें कूका मूवमेंट भी कहा जाता था। बाबा राम सिंह कूका इनका नाम पड़ गया। इसका पर्पस था सिखिज्म में प्योरिटी लेके आना। जितनी भी डिफॉर्मिटीज हो चुकी हैं, कास्टिज्म आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, उसे दोबारा से रिवाइव करना और अननेसेसरी रस्मों रिवाजों से उनको दूर करना। सिख विमेन की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। विडो रीमैरिज इनकरेज की गई, चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज किया गया। तो अगेन अमंग्स द सिक्स दिस वाज अ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, एंड सो वाज सिंह सभा मूवमेंट। इसे ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञान सिंह ने शुरू किया था 1873 में अमृतसर। सिंह सभा मूवमेंट, पर्पस टू री एस्टैब्लिश द वैल्यूज एंड कोर टेनेट्स ऑफ सिख रिलीजन, कि जो भी गुरु महाराज ने कहा है, जो भी ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसी को हमने इम्प्लीमेंट करना है, और जो जो उसमें मना किया गया है वो हमने नहीं करना है। एंड ऑफ कोर्स इसका एक मेजर रीजन क्रिश्चियनिटी के मिशनरीज को इस तरफ आने से रोकना था। सो दे वर रियली रियली अफ्रेड कि सिक्स जो है वो तेजी से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे। सो दे डिड नॉट वांट दैट टू हैपन, इसलिए सिंह सभा मूवमेंट चलाई गई थी। मॉडर्न एजुकेशन दी गई सिखों को, ताकि वो भी आगे जिंदगी में बढ़ सके। पारसीज जो थे, इनकी कम्युनिटी बहुत छोटी थी इंडिया में, इसलिए इनमें जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो इक्का दुक्का ही ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रहनुमाई मजदयासा सभा। रहनुमाई मजदयासा सभा, दादा भाई नौरोजी वॉज द फाउंडर, और के आर कामा और एस एस बंगाली भी इसके को फाउंडर्स थे। 1851 में मूवमेंट चली। एंड रस्त गफ्तार नाम का एक जो जर्नल था वो ये लोग पब्लिश करते थे, जिसमें ये बहुत प्रोग्रेसिव बातें करते थे। एंटी पर्दा, एजुकेशन अमंग वुमेन, रेजिंग द एज फॉर मैरिज, बहुत प्रोग्रेसिव बातें पारसीज करते थे। नाउ, हैविंग सीन मोस्ट ऑफ दीज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे जो कि बहुत इजी है हमारे लिए गिनाने। लोगों की जो मनोबल था वो बहुत ज्यादा बढ़ा, लोगों को अपने आप में बिलीफ आई। अदरवाइज तब तक लोग खुद को बहुत ज्यादा इंफीरियर मानने लग चुके थे। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों में आ गया था कि भाई हम लोग तो काले हैं, ये अंग्रेज गोरे हैं, अंग्रेज बहुत पढ़े लिखे होते हैं, हम बिल्कुल अनपढ़ हैं, ये लोग बहुत दूसरी दुनिया से आए हैं जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं ये तो सपेरों का देश है। they had really really deeply ingrained inferiority complex in them। तो उसे दूर करने का या कम करने का काम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने किया। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। इट गेव द पीपल कॉन्फिडेंस दैट देयर पास्ट इज ग्लोरियस इनफ, दैट इफ दे रिवाइव इट देन दे कैन बी अ ग्रेट सिविलाइजेशन। पहला तो ये था, लोगों को साइकोलॉजिकली एम्पावर करने का काम। दूसरा, लोगों को यूनाइट करने का काम। अब बहुत सारे लोग जिनको पता था कि हमें इकट्ठा होकर ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन वो अलग अलग धर्मों की वजह से, जातियों की वजह से कभी साथ में नहीं आते थे मे बी। नाउ मेनी ऑफ देम स्टार्टेड कमिंग टुगेदर। ये दो सबसे बड़े फायदे हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के। और तीसरा ऑफ कोर्स ये तो है ही कि ब्रिटिश के खिलाफ जाते जाते हम लोग अपने ही धर्मों को प्योरीफाई कर रहे थे।
विच इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एक्चुअली, आज भी ये प्रोसेस जारी है। तो एक बार देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में। ह्यूमैनिटी, इंडिविजुअल का ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्शन इंप्रूव करना वाज अ मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस रिफॉर्म। दूसरा, ह्यूमन इंटेलेक्ट की कैपेसिटी बढ़ाने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आप एक तरह से ऐसे लगा के चलिए कि यूरोप में जो रेनेसां मूवमेंट उससे 200 साल पहले आई थी, वो इंडिया में 1800s में। सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ इंडियन रेनेसां। अगर हम इसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का पीरियड कहने की जगह इंडियन रेनेसां का पीरियड कह दें तो बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा। थोड़ा बहुत गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल रिबर्थ हो गया था, कम लोगों का हुआ था लेकिन हुआ था। देन इन सभी करप्ट एलिमेंट्स को, रस्मों रिवाजों को निकाल के जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने ये चीज इंश्योर कर दी कि अब उन्हें कोई ये नहीं कह सकता कि भाई देखो तुम्हारा धर्म नॉन साइंटिफिक है, तुम तो एंटी ह्यूमैनिटेरियन हो। सो दैट प्रॉब्लम वाज टेकन अवे। देन जो नई राइजिंग मिडिल क्लास थी इंडिया की, उनको कल्चरल रूट्स मिल गए। नहीं तो हर चीज के लिए उन्हें बाहर की ओर देखना पड़ रहा था कि इंग्लिश सोसाइटी में ऐसा होता है, वो लोग ऐसे करते हैं, वो ऐसे मानते हैं। सो इफ यू हैव एग्जांपल्स इन योर ओन country, in your own civilization, then of course that is where you will go. एंड आज की डेट का जो मॉडर्न सेक्युलर रैशनल आउटलुक वाली दुनिया है, उसके काबिल बना दिया इन सभी मूवमेंट्स ने लोगों को, जिसका आज भी हमें फायदा देखने को मिल रहा है। क्योंकि सोसाइटी जब कभी एक प्रोग्रेसिव करनी हो, इंटेलेक्चुअल रीबर्थ करना हो, तो वो ऐसे नहीं कि 1-2 महीने 2-4 साल में हो जाएगा। इट टेक्स जनरेशंस फॉर दैट टू। क्या सोशलिस्ट रिफॉर्म्स के सिर्फ फायदे ही फायदे थे? अगर आपको कोई नेगेटिव सोचना हो तो वो क्या होगा? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का क्या नेगेटिव हो सकता है? सबसे पहले तो सभी लोग नहीं जुड़े इन मूवमेंट्स के साथ, थोड़ा नैरो सोशल बेस था इनका। अगर आप लोगों के खिलाफ लोगों को कुछ ना करने के लिए कहोगे तो लोग कुछ आपकी बात सुन लेंगे लेकिन ज्यादातर नहीं भी सुनेंगे। तो इसलिए बहुत कम लोग थे जो कि यूजुअली एजुकेटेड या अर्बन मिडिल क्लास थे जिन्होंने इन बातों को समझा। अदरवाइज ज्यादातर जो रूरल एरियाज वाले पुअर लोग या अपर कास्ट लोग थे, दे वर अवे फ्रॉम दीज रिफॉर्म्स लार्ज। देन एक दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये था कि एक तरफ तो इसने बहुत सारी नॉन साइंटिफिक चीजों को हटाया, लेकिन दूसरी तरफ स्यूडो साइंटिफिक थिंकिंग भी इंड्यूस कर दी। सो दैट वाज अ मेजर नेगेटिव ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। देन जब भी हम अपने पास्ट को इन्वोक करते हैं तो हम सिर्फ आइडियोलॉजी को इन्वोक ना करें, हम आर्ट फॉर्म्स को भी इन्वोक करें कि उस वक्त पेंटिंग्स कैसी थी, म्यूजिक कैसा था। वी डिड नॉट हैव दैट मल्टीफेसेटेड अप्रोच व्हाइल वी वर इन द फेज ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। तो इसलिए हमने कल्चरल हेरिटेज पे तो पूरी जान लगा दी, लेकिन इनसफिशिएंट एम्फोसिस वाज पुट ऑन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, जिसे आज बिल्ड करने के लिए हम पूरी जी जान से लगे हुए हैं। सो इनको रिवाइव करना हमारा मेन पर्पस नहीं था। नेक्स्ट, हिंदू रिफॉर्मर्स जब अपने पास्ट की तरफ देख रहे थे, हिंदू रिवाइवलिस्ट्स जब रिवाइवल के लिए अपने पास्ट की तरफ देखते थे, तो वो सीधा एंशिएंट हिस्ट्री में पहुंच जाते थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में फर्क। दे वेरी कन्वीनियंटली आइदर लेफ्ट आउट द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो कि उससे पिछले के 1000 साल थे, या फिर उन्होंने इसको नेगेटिव वॉइस में पेंट किया। जैसे कि उस वक्त तो इन्वेडर्स आ गए थे, इस्लामिक रूलर्स आ गए थे, उन्होंने भारत का कल्चर खराब कर दिया या कुछ भी। सो ये भी एक नेगेटिव है कि दे डिड नॉट सी इंडिया एज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशंस। दे सॉ इंडिया एज इट वाज सीन इन द ग्लोरियस पास्ट 2000 साल पहले, और उसके बाद इसके बाद जितने भी लोग आए वो सब इन्वेडर्स मान लिए गए। दैट वाज अ नेगेटिव एस्पेक्ट एज वेल। और इस वक्त का सबसे बड़ा नेगेटिव एक ये भी था सोशल रिलीजियस का, कि लोग थोड़े कम्युनली कॉन्शियस हो गए कि ठीक है फिर लेट अस से कि हम अ, जाति में नहीं मानते हैं लेकिन धर्म तो हमारा अपना है। तो अब हिंदूज हिंदूज इकट्ठे हो गए, मुस्लिम्स मुस्लिम्स इकट्ठे हो गए। तो कम्युनल कॉन्शियसनेस जो थी ये भी साथ साथ में बढ़ रही थी। सो दैट वाज आल्सो अनदर नेगेटिव एस्पेक्ट। इस तरह से इन सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने एक बहुत ही अनकहा लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फ्रीडम स्ट्रगल में, कि इन्होंने करोड़ों लोगों को खुद को क्वेश्चन करने के लिए,
खुद को रीजन करने के लिए और बहुत सारी उल्टे सीधे रस्म रिवाजों को एलिमिनेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।